तुम उसे खत्म करके उसका मेकअप कर लेना और अपना मेकअप उस पर कर देना। मैं मेकअप का सामान भी मुहैया करूंगा, फिर हम दोनों मिलकर उनकी तबाही के मुताल्लिक कुछ सोचेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम सबको आजाद कराएंगे। कैप्टन शकील वापस चला गया और सफदर इमरान दोनों चुप कर सूरत हाल का मुआयना करने लगे। इधर उधर फिरते फिराते वो जैसे ही एक गैलरी में घुसे, उन्हें मशीनें चलने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें एक बहुत बड़े हॉल से आ रही थी, जिनके दरवाजे पर 2 आदमी मशीन गन्ने उठाए खड़े थे। इमरान और सफदर फौरन एक दूसरी गैलरी में मुड़ गए। इस तरह छुपते छुपाते उन्होंने तमाम हेडक्वार्टर को अच्छी तरह देख लिया। अब उनके काम करने के लिए आसानी हो गई। चुनाचे वो वापस अपनी कोठरी में चले गए ताकि आइंदा लाहे अमल पर गौर कर सकें। 2 दिन बाद इमरान को खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए इत्तला मिली कि कैप्टन शकील एक अफसर को, जिसकी जगह इमरान ने लेनी थी, लेकर रात को कोठरी के पास आ रहा है। चुनाचे रात को मुकर्ररा वक्त पर इमरान और सफदर वहीं छुप कर खड़े हो गए। दूर से उन्हें कैप्टन शकील और एक और आदमी जो कद-ओ-कामत में ही इमरान के बराबर था, बातें करते हुए नजर आए। कैप्टन शकील के हाथ में एक छोटा सा बैग था। जैसे वो इमरान के पास से गुजरे, इमरान ने उछलकर उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसने बड़ी जिद्दोजहद की, लेकिन इमरान की गिरफ्त में वो हिलने से भी माजूर हो गया था। इमरान उसे उठाकर कोठरी में ले आया। कैप्टन शकील भी साथ था। उसे देखकर जोसेफ और दीगर अफराद गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें सही पोजीशन का इल्म नहीं था। इमरान ने उन्हें रोका और सही सूरत हाल से आगाह किया। अब उस आदमी को खत्म करने का मसला था। इमरान ने उसके हाथ पांव बांधकर जमीन पर गिरा दिया। इमरान ने पूछा, तुम्हारा नाम? लेकिन वो चुप रहा। इमरान ने जोसेफ को इशारा किया। उसने उसकी नाक पकड़कर अंदर से दबाई। उसकी नाक में से खून आने लगा। फिर उसने आसानी से अपना नाम बता दिया। बोला, मेरा नाम पानाकी है। इमरान ने कहा, नापाकी? ये क्या नाम है? वो बोला, नापाकी नहीं, पानाकी। उस शख्स ने झुंझला कर कहा। इमरान ने आहिस्ता से पूछा, तुम्हारी बीवी है? वो भनचक्का रह गया। बोला, क्यों? इमरान ने मासूमियत से कहा, बस वैसे ही पूछ लिया था। वो हैरत ज़दा होकर बोला, हाँ 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 है। इमरान ने कहा, ठीक है, अब तुम अपने कपड़े उतार दो। पानाकी पर एक बार फिर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, लेकिन इमरान ने जबरदस्ती कपड़े उतरवाए। उसकी कपड़े खुद पहनकर उसे अपने कपड़े पहना दिए। अब मेकअप की बारी थी। ये सब बातें इमरान ने इसलिए की थी ताकि उसके लबो लहजे पर पूरा काबू पा सके। आधे घंटे के बाद वहां सूरत हाल तब्दील हो गई। इमरान पानाकी बन चुका था और पानाकी इमरान। मेकअप करने के बाद इमरान ने कैप्टन शकील को इशारा किया कि इसे खत्म कर दिया जाए। कैप्टन शकील ने इशारतन इमरान से पूछा कि इसे किस तरह खत्म किया जाए। इमरान बोला, ब्लेड से इसकी कलाई की रग काट दी जाए। इसके तसव्वुर से ही सबके जिस्म में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि यह खुदकुशी का एक खौफनाक तरीन हरबा था। इसलिए कि जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी और इंसान सिसक कर मरता था। कैप्टन शकील ब्लेड लेकर आगे बढ़ा तो पानाकी ने जान बचाने के लिए इंतहाई जद्दोजहद की। वो रहमालूद निगाहों से इमरान की तरफ देख रहा था, लेकिन उस वक्त इमरान का चेहरा चट्टान की तरह सख्त था। कैप्टन शकील ने सपाट चेहरे से उसकी कलाई की रग काट दी। रग के कटते ही खून फव्वारे की तरह उबल कर बाहर निकलना शुरू हो गया था। सब शिशदर होकर उसे देखते रहे। खून मुतवातिर निकल रहा था और पानाकी का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुर्दनी की तरफ माइल होता जाता था। अब कमजोरी से उसकी आंखें बंद होने लगी और वो आखिरी बार तड़पा और बेहोश हो गया। और फिर बेहोशी ही में एक हल्की सी तलब के साथ खत्म हो गया। अब सामने किसी को इस तरह मरते देखना और चुपचाप खड़े रहना सीक्रेट सर्विस के कई मेंबरान के लिए ये पहला और भयानक तजुर्बा था। उनके लाशौर ने उन्हें झंझोड़ डाला। सफदर सोचने लगा कि आखिर ये भी तो एक इंसान था, इसके भी ये एहसानात थे। सैकड़ों अरमान इसके दिल में भरे होंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो अभी पूरी न हुई होंगी। हमें क्या हक है कि एक इंसान को सिसका सिसका कर मारें? वो दुश्मन था, लेकिन था तो इंसान। आज इंसानियत कहाँ मुंह छुपा गई। लेकिन फिर उसके ख्याल का धारा मुड़ गया। उसे याद आ गया कि वो एक अजीम फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। अगर एक आदमी मरने से करोड़ों आदमियों की जान बच जाती है तो यह कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंसानियत की बहाली के लिए फौन की अशद जरूरत होती है, चाहे वो खून दुश्मन का हो या दोस्त का। इंसानियत की देवी की परवरिश खून पर ही होती है। एक का खून सैकड़ों के लिए अमृत बन जाता है। तकरीबन ऐसे ही ख्यालात सबके जहनों में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन इमरान इन ख्यालात से बेपरवाह कैप्टन शकील के साथ आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत कर रहा था। आखिर ये तय हुआ कि इमरान और शकील वापस चले जाएंगे और उनके जाने के 1 घंटे के बाद टीम के मेंबर शोर मचा देंगे और अपनी बातों से चौकीदारों को मुतमईन कर देंगे कि जहां के जुल्म और पाबंदी को बर्दाश्त न करते हुए उनके साथी ने खुदकुशी कर ली है। और वाकई उन सब ने चौकीदारों से लेकर अफसरों तक वो यकीन दिला दिया कि मरने वाला इमरान ही था और मामला दब गया। चंद दिन के बाद उसी तरह एक और शख्स को खत्म करके उन्होंने सफदर को भी आजाद करा लिया। अब प्रोग्राम था पावर प्लांट की तबाही का।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी यह थी कि पावर प्लांट के तबाह होने से पूरा हेडक्वार्टर तबाह नहीं होता था। यह ठीक था कि उसकी तबाही से सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता, लेकिन मुकम्मल तबाही नामुमकिन थी। और इमरान के ख्याल में जब तक उस हेडक्वार्टर की मुकम्मल तबाही न हो, उस वक्त तक माकाजोंगा की तंजीम का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता था। और ये बात यकीनी थी कि अगर पावर प्लांट की तबाही के बाद भी वो यहीं रहते तो जरूर पकड़े जाते, क्योंकि उन्होंने सख्ती से चेकिंग करनी थी। चुनांचे ये फैसला हुआ कि पहले तमाम कानों और अहम जगहों पर डायनामाइट लगा दी जाए, उसके बाद पावर प्लांट तबाह कर दिया जाए, और जब सारा निजाम अबतर हो जाए तो फिर डायनामाइट को आग लगाकर खुद बाहर निकल जाने की कोशिश की जाए। सफदर, तुम बाएं तरफ मुड़कर 1 नंबर गैलरी में हॉल नंबर 14 की तरफ जाओ। वहां की चौकीदार को खत्म करके तुम चौकीदार का रूप धारो, उसके बाद हम वहां आएंगे। सफदर फौरन उधर रवाना हो गया। इमरान और कैप्टन शकील उस कोठड़ी की तरफ चल पड़े जहां उनके दीगर साथी कैद थे। इमरान चूंकि पानाकी के मेकअप में था, इसलिए उसके आने जाने पर कहीं भी रोक टोक न थी। उन्होंने चौकीदारों से दरवाजा खोलने को कहा कि चौकीदारों ने बिला रोक टोक दरवाजा खोल दिया। इमरान और कैप्टन शकील अंदर गए तो जोसेफ और तनवीर में चोंचे लड़ रही थीं। कैप्टन शकील और इमरान को देखकर वो लोग चुप हो गए। पानाकी के मेकअप में वो इमरान को जानते थे। जोसेफ, तनवीर और नाशाद, तुम तीनों अब से 2 घंटे के बाद सुरंग से बाहर निकलकर हमारा इंतजार करना। आज तमाम रात तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया। उधर सफदर जब हॉल नंबर 14 के करीब पहुंचा तो चौकीदार रात को उसे अपनी तरफ आता देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उसे सलाम किया, क्योंकि सफदर दरअसल चौकीदारों के अफसर के मेकअप में था। सफदर ने सर हिलाकर जवाब दिया और फिर उससे दरियाफ्त किया, तुम्हारी ड्यूटी जहां कितने बजे तक थी? चौकीदार ने कहा, सुबह 6 बजे तक जनाब। सफदर बोला, देखो होशियारी से ड्यूटी देना, सो मत जाना। हाँ, जरा दरवाजा चेक करो, खुला तो नहीं है। चौकीदार ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो सफदर ने अचानक उसका मुंह दबा दिया। उसने बहुत जिद्दोजहद की, लेकिन सफदर ने सख्ती से उसका मुंह और नाक दबा दिया था। हवा न मिलने से वो चंद ही लम्हों में बेहोश हो गया। सफदर ने पिस्तौल का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मार दिया। अब चौकीदार कम से कम सुबह तक होश में नहीं आ सकता था। सफदर ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और चौकीदार को पहनाए और चौकीदार की वर्दी खुद पहनकर वहां पहरा देने लगा। उसने चौकीदार को घसीटकर एक बेंच की आड़ में डाल दिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद कैप्टन शकील और इमरान वहां आ पहुंचे। उन्होंने सफदर को मखसूस इशारा किया। सफदर ने जवाब में उन्हें तसल्ली दी। हॉल नंबर 14 दरअसल असलहे का स्टोर था। उसकी हिफाजत का इंतजाम तमाम तर साइंसी था। एक चौकीदार तो सिर्फ वहां इसलिए तैनात किया गया था कि कोई शख्स गलती से उसकी दीवार या दरवाजे न छू बैठे। हॉल नंबर 14 की दीवारों में जबरदस्त करंट था और उसके साथ घंटियां मुंसलिक थीं। जरा भी दीवार को छुआ जाता तो एक तो इतना जबरदस्त झटका लगता कि इंसान उछलकर दूर जा गिरता, दूसरा लगातार घंटियां बजने लग जाती। दरवाजे को दोहरा बनाया गया था। बाहर के दरवाजे पर ऐसी शुआओं का एक चक्कर चल रहा था जो नजर नहीं आती थी, लेकिन अगर उनका चक्कर जरा भी कट जाता तो हेड ऑफिस में घंटियां बजने लग जाती। और सबसे बड़ा खतरा भी इन्हीं शुआओं से था। सबसे पहले उन्होंने वो बटन ढूंढना था जिसके बंद करने से ये शुआएं बंद हो जाती। उन्होंने गौर से दरवाजे के आसपास देखना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी कोई बटन नजर न आया। आखिर सफदर ने मक्खी के सर जितना एक बटन दरवाजे के पास देखा। उस पर चूंकि हल्का सुनहरी रंग कर दिया गया था और सारे दरवाजे का रंग सुनहरी था, इसलिए वो आसानी से क्या गौर से देखने पर भी नजर नहीं आता था। ये तो इत्तेफाक था कि सफदर की नजर बटन पर पड़ गई। इमरान ने आहिस्ता से उंगली से दबाकर बटन को बंद कर दिया, लेकिन अब भी नामालूम सा खतरा था कि हो सकता है कि ये बटन वो न हो। चुनांचे कैप्टन शकील ने पिस्तौल की नाल दरवाजे के साथ लगाई। चंद मिनट तक वो इंतजार करते रहे और कोई अमल ना हुआ। अब उन्हें इत्मीनान हो गया कि वही बटन ठीक था। अब एक मसला तो हल हुआ, अब दरवाजे के करंट का मसला था। इमरान ने जेब से एक कटर निकाला और दरवाजे की जड़ में से गुजरने वाली एक पतली सी तार को काट दिया। एक शोला सा लपका और सारा करंट खत्म हो गया। उन्होंने हाथों पर रबड़ के दस्ताने पहने और दरवाजे के हैंडल को घुमाया। दरवाजे पर पड़े हुए ताले को इमरान ने एक मामूली सी मुड़ी हुई तार से खोल डाला। इमरान इस तरीके से ताले खोलने में माहिर था। वो इतनी फुर्ती और इतनी तेजी से ताले खोलता था कि देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे ताला उसके इशारे से खुल गया। दरवाजा खुल गया। ये हॉल बहुत बड़ा था। उसमें जदीद तरीन असलहे के ढेर लगे हुए थे। इमरान ने सफदर और कैप्टन शकील को डायनामाइट उठाने को कहा। उन्होंने डायनामाइट काफी मिकदार में उठा लिया और फिर वो दरवाजा बंद करके बाहर निकल आए। अब वो तीनों तेजी से कानों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जितने भी चौकीदार मिले वो सफदर को देखकर कुछ न कहते। वो कोठरी के पास गए तो उन्होंने नाशाद, तनवीर और जोसेफ को वहां खड़े देखा। ये तीनों खुफिया सुरंग से बाहर निकल आए थे। उन्होंने बोझ को बांट लिया और कुछ अफराद कानों की तरफ चल पड़े। कानें काफी दूर थीं, इसलिए इमरान ने तनवीर, नाशाद
और जोसेफ के जिम्मे ये काम लगाया कि वो कानों के नज़दीक ज़मीन के नीचे डायनामाइट लगा दें और तार डायनामाइट से तबाह करने वाली मशीन कोठरी के नज़दीक लगा दें और उस वक्त तक उसकी हिफाजत करें जब तक हम खुद यहाँ पहुँचकर इसकी तबाही के ऑर्डर न दें। चुनाचे ये तीनों तो अपने मिशन की तरफ चल पड़े। अब इमरान, कैप्टन शकील और सफदर के जिम्मे सबसे मुश्किल काम था, यानी पावर प्लांट तबाह करना, और ये तीनों उसे तबाह करने के लिए चल पड़े। पावर प्लांट दरअसल एक बहुत बड़े हॉल में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को कहते थे। उस हॉल में बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थीं जिन पर सैकड़ों साइंसदान दिन रात काम करते रहते। इन मशीनों का काम दरअसल ऐसी ताकत पैदा करना था जिससे ज़मान व मकान की दूरी खत्म हो जाए। ये मशीन दिन रात जलती रहती। इनसे एक नया जौहर, जिसे लोग सोरिकियम कहते थे, तैयार हो रहा था। ये जौहर एटम से भी करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था और अगर वाकई ये जौहर काफी मिकदार में हो जाए तो इससे ऐसे ऐसे खतरनाक बम बनाए जा सकते थे जो हजम में सिर्फ एक छोटे से कैप्सूल के बराबर होते, लेकिन तबाही में हजारों बमों को पीछे छोड़ जाते। ऐसे जहाज तैयार हो सकते थे जिनकी रफ्तार का शायद कोई आम शख्स अंदाजा भी न कर सकता हो। गरज ये कि सैकड़ों तबाहकुन चीजें तैयार हो सकती थीं। इस जौहर का इल्म अभी बाकिया दुनिया वालों को नहीं था। ये दरअसल एक जर्मन साइंसदान का दरियाफ्त करदा जौहर था और उस पर पैसा माका जोंगा ने लगाया था। अगर इस जौहर को इंसानी भलाई के कामों में लगाया जाता तो हकीकत में ये दुनिया एक जन्नत बन जाती। लेकिन इंसानी जहन हमेशा ज्यादा तखरीब की तरफ माइल रहता है। खूरेजी और जुल्म इंसान की हैवानी जुबिल्लत को तस्कीन पहुंचाते हैं। इनसे भी ज्यादा एक और जज्बा है जिसने बड़ी नौ इंसान को अजल से लेकर आज तक चैन से नहीं बैठने दिया, और वो है आला इक़्तिदार हासिल करना। और यही जज्बा यहाँ काम कर रहा था। पावर प्लांट का हॉल फन तामीर का नादिर तरीन शाहकार था। ये प्लांट करीबन 1 मील लंबा था और आधा मील चौड़ा। चूंकि ये तमाम हेडक्वार्टर जमीन दोस्त था, इसलिए इतना बड़ा हॉल जमीन दोस्त तैयार कर लेना वाकई फन तामीर का अजूबा था। बहरहाल उसकी हिफाजत के लिए इंतहाई पुरस्रार इंतजाम किया गया था। ऐसे इंतजामात को देखकर हर शख्स उसे नाकाबिल तस्खीर कहता था। उसमें बगैर इजाजत आदमी तो आदमी मक्खी भी दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन कैप्टन शकील, सफदर और इमरान तीनों इस नाकाबिल तस्खीर चीज को तस्खीर करने चले थे। जूलिया को इमरान ने एक बिल्कुल अलहदा काम सुपुर्द कर दिया था। उसके जिम्मे इंतजामात करने थे जिनसे वो आसानी से यहाँ से फरार हो सकते थे। पावर प्लांट की हिफाजत के लिए सबसे मौसर किरदार एक मशीन अदा कर रही थी जो उस दरवाजे के बीच में लगी हुई थी। यह मशीन दरअसल एक छोटा सा पायदान था और उस पर से गुजरते हुए महसूस भी नहीं होता था कि हमें कोई चेक कर रहा था। ये मशीन गुजरते हुए इंसान के ख्यालात और तसव्वुरात को नुमायां कर देती थी, और अगर ख्यालात में जरा सी भी तब्दीली पाई जाती तो इंसान दूसरा कदम उठाने से पहले ही खत्म हो जाता था। हॉल की दीवारों को ऐसे मसाले से तैयार किया गया था जिसको नपब नहीं लगाई जा सकती थी। दरवाजे में ख्यालात पढ़ने की मशीन के अलावा चौखट में एक छोटा सा बल्ब भी हर वक्त जलता बुझता था। ये बल्ब दरअसल टेलीविजन कैमरे के लिए आंख का काम देता था। उसके नीचे से जो चीज भी गुजर जाती, ये उसकी तस्वीर बनाकर एक और मशीन को भेज देता जो अपने रिकॉर्ड में उसकी तस्वीर को चेक करती है कि आया ये शख्स यहाँ काम करता है या नहीं। नए आदमी को काम देने से पहले इस आदमी की तस्वीर का रिकॉर्ड उस मशीन में जमा कराना पड़ता। चुनाचे तस्वीर मिलते ही ये मशीन एक लम्हे में रिकॉर्ड चेक कर लेती, और अगर ये आदमी गलत होता उस मशीन से एक लहर निकलती और वो शख्स जलकर राख हो जाता। चौखट से एक इंसान सही सलामत गुजर जाना एक मौजज़ा था। ये एक लंबी सी गैलरी थी। इसमें एक ऐसा निज़ाम तैयार किया गया था जिसके तहत इंसान का चलते चलते एक्सरे हो जाता था। उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्सों, हड्डियों और हड्डियों के गूदे की तफसील मशीन निकाल लेती और फिर उन्हें अपने रिकॉर्ड से मिलाती। अगर सही होता तो इंसान भी महसूस न करता कि मौत उसके सर से गुजर चुकी है, और अगर जरा सा भी शक पड़ जाता तो इंसान मौत के करीब पहुंच जाता। मशीन एक बार फिर सारी चेकिंग करती। अगर अब वो रिकॉर्ड मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो गैलरी की छत में लगे हुए बेशुमार रंगीन बल्बों में से किसी एक में से एक लहर निकलती और इंसान बुखारात बनकर हवा में मिल जाता। उस गैलरी से सही सलामत निकल जाने के बाद कोई शख्स उस हॉल में पहुंच सकता है। सफदर और कैप्टन शकील ने सोचा कि इन इंतजामात से बच निकलना उनके बस की बात नहीं, लेकिन इमरान ने उन्हें तसल्ली दी कि वो सब कुछ कर लेगा, और इमरान की तसल्ली बजाते खुद बहुत इत्मीनान बख्श थी। इमरान ने उसे समझाते हुए कहा, सफदर और कैप्टन शकील, जब तुम दरवाजे से गुजरो तो अपने जहन को बिल्कुल साफ कर लेना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल नीचे हो, ताकि बल्ब तुम्हारी तस्वीर न उतार सके। उसके बाद गैलरी में जैसा होगा देखा जाएगा। और अब वो तीनों पावर प्लांट के पास पहुंच चुके थे। आने वाले लम्हात का ख्याल आते ही सफदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उनकी जरा सी गलती सबको हमेशा हमेशा के लिए सफाए हस्ती से मिटा देती।
बहरहाल पूरी दुनिया को तबाही से बचाने के लिए वो तीनों आगे बढ़ते चले गए। सबसे आगे आगे इमरान था, उसके बाद सफदर और आखिर में कैप्टन शकील। इन तीनों की जेबों में कोई बम या पिस्तौल नहीं था, क्योंकि इमरान के ख्याल में अगर उनकी जेब में ऐसी कोई चीज होती तो वो एक लम्हे में पकड़े जाते। अब दरवाजा बिल्कुल सामने आ गया था। छोटा सा दरवाजा था जिस पर की गई हसीन गुलकारी उसे बड़ा जाज़बे नजर बना रही थी, लेकिन जाज़बियत गलत आदमी के लिए मौत का पैगाम बन जाती। इमरान ने अपना पहला कदम कालीन पर रख दिया और फिर दूसरा कदम, और फिर वो सही सलामत कालीन को पार कर गया। अब सफदर की बारी थी। सफदर ने भी कालीन पर कदम रखते ही पूरी कुव्वत इरादी से अपने जहन को खाली कर दिया और फिर वो भी सही सलामत बाहर निकल आए। इसी तरह कैप्टन शकील भी पार हो गया। उन तीनों ने अपने मुंह नीचे किए हुए थे, इसलिए उनकी तस्वीर भी न खिंच सकी। अब सामने मौत की गैलरी थी। उस गैलरी में जैसे ही उन तीनों ने कदम रखे, अचानक छत पर लगा हुआ एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। इमरान ने खतरे का नारा लगाया। अचानक एक बल्ब से एक लहर तेजी से निकली, लेकिन इमरान उस लहर से पहले ही छलांग लगा चुका था। लहर एक कालीन पर पड़ी और वहां पड़ा हुआ कालीन बुखारात बन गया। इमरान चीखा, दौड़ो, और वो तीनों अंधाधुंध भागने लगे। अचानक छत पर बल्बों की लहरें कूदने लगी, लेकिन वो इंतहाई फुर्ती और तेजी से बच रहे थे। आधा रास्ता उन्होंने तय कर लिया था। अचानक कैप्टन शकील ने सफदर को धक्का दिया और सफदर मुंह के बल आगे जा गिरा। जहां से सफदर का जिस्म आगे हुआ था वहीं लहर पड़ी और सफदर बाल बाल बच गया। अब इमरान बचता रहा था कि वो पिस्तौल क्यों नहीं लाए। अगर पिस्तौल साथ होते तो कम से कम ये बल्ब तो तोड़ देते। उनके चारों तरफ बिजलियां सी कौंध रही थीं। किसी भी लम्हे उन तीनों में से कोई एक या तीनों खत्म हो सकते थे, लेकिन कुदरत अभी तक तो उन्हें बचा रही थी। अचानक इमरान ने नीचे पड़े हुए कालीन को देखा। रास्ते ही में बुखारात बन चुका था, लेकिन वो तीनों एक और बल्ब की जद में आ चुके थे। अब तीनों ने कालीनों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। यह भी एक इंतहाई मुश्किल काम था। भागते हुए कालीन उठाकर ऊपर फेंकना भी उन्हीं लोगों का काम था। खुदा खुदा करके इमरान तो गैलरी को पार कर गया। दूसरे ही लम्हे सफदर भी। अब कैप्टन शकील था। तीसरे लम्हे एक लंबी छलांग में उसे भी सही सलामत गैलरी से पार कर दिया। अब वो एक छोटे कमरे में थे। उस भयानक गैलरी में से सही सलामत निकल आना उन्हें अजीब महसूस हो रहा था। शायद कुदरत को अभी उनकी जिंदगी मकसूद थी जो वो सही सलामत उस गैलरी से निकल आए थे। इमरान भी महसूस कर रहा था कि इससे ज्यादा भयानक रास्ता उसने कभी तय नहीं किया था। उनका जिस्म पसीने से तरबतर था। चंद मिनट उस कमरे में लगाकर दरवाजा खोलकर हॉल में घुस गए थे। हॉल में घुसते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार इतना वसी और अरीज हॉल देख रहे थे। हॉल में सैकड़ों की तादाद में अजीबोगरीब मशीनें लगी हुई थी और हजारों आदमी वहां काम कर रहे थे। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। किसी ने भी उनकी तरफ आंख उठाकर भी न देखा, क्योंकि उनके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था कि कोई गलत शख्स भी दरवाजे और गैलरी को पार करके हॉल में दाखिल हो सकता है। इसलिए वो मुतमईन थे। ये तीनों उन मशीनों के पास से गुजरते चले गए। इमरान ने कैप्टन शकील को मखसूस इशारा किया और कैप्टन शकील ने कोने में लगी हुई एक मशीन का रुख किया। दूसरे ही लम्हे सफदर भी एक दूसरी मशीन की तरफ मुड़ गया। इमरान का रुख दरमियान में लगी हुई एक बहुत बड़ी मशीन की तरफ था। कैप्टन शकील ने जिस मशीन का रुख किया था वो एक छोटी सी मशीन थी जिस पर एक आदमी काम कर रहा था। वो मशीन के हैंडल को पकड़े सामने लगे हुए डायल को बगौर देख रहा था। थोड़ी देर डायल को देखने के बाद उसने हैंडल छोड़ दिया और इत्मीनान से पीछे की तरफ मुड़ा, लेकिन कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से उसे मशीन की तरफ खींच लिया। कैप्टन शकील का एक हाथ उसके मुंह पर था। एक लम्हे में वो बेहोश हो गया। कैप्टन शकील ने उसका मखसूस लिबास उतारा और खुद पहन लिया और फिर उसका गला घोंट दिया। अब कैप्टन शकील उस मशीन को ऑपरेट कर रहा था। वो हैंडल को पकड़े इस तरह गौर से मशीन के डायल को देख रहा था। मशीन के डायल पर सैकड़ों सुर्ख और सब्ज हिंसे बने हुए थे, जिन पर मुख्तलिफ रंग की सुइयां घूम रही थीं। उधर सफदर जिस मशीन की तरफ गया था वो ऑटोमेटिक थी, उस पर कोई आदमी न था। इमरान ने जिस मशीन का रुख किया वो एक बहुत बड़ी मशीन थी। उस पर 10 आदमी काम कर रहे थे। इमरान ने कंधे पर हाथ मारा और वो जैसे ही पीछे मुड़ा, इमरान ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारा। वो चकराता हुआ नीचे जा गिरा। बाकी साथी शिष्टर खड़े देखते रहे। इमरान ने उसी लम्हे एक जोरदार सीटी बजाई और खुद उछलकर एक जोरदार ठोकर मशीन के बने हुए डायल पर मारी। डायल चकनाचूर हो गया, क्योंकि इमरान ने खास तौर पर उस बूट के आगे लोहे की पत्ती चढ़ाई हुई थी। चुनाचे जैसे ही वो डायल टूटा, एक जोरदार गूंज पैदा हुई और उस मशीन के तमाम बल्ब बुझ गए। उधर सफदर ने ऑटोमेटिक मशीन के मुख्तलिफ बटन दबा दिए और मशीन रुक गई। सफदर उसे रुका हुआ देखकर दूसरी मशीन की तरफ बढ़ा। अभी वो चंद ही कदम चला होगा कि पहली मशीन एक जोरदार धमाके से फट गई। सफदर इस बार भी बाल बाल बच गया।